अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको अपने चैनल साइंस टेक में खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो मेरी डिस्कशन है वो ग्रेविटेशनल फील्ड का हमारा सेकंड लेक्चर, ग्रेविटेशनल फील्ड के पास पेपर की सिचुएशन करा रहा था और ये अब उसका सेकंड लेक्चर है। सो इसलिए इसमें जो डिफरेंस है बेसिकली मैंने सारे पास पेपर सिचुएशंस को देखने के बाद जो मोस्ट जनरलाइज वे में जो सिचुएशंस थी मैं उनको इकट्ठा किए ताकि आपको जो जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं उनको सिखा दिया जाए और फिर मोस्टली सारी सिचुएशन एक जैसी होती हैं। तो इसलिए जो जो सिचुएशन पेपर में ज़्यादातर रिपीट हो रही थी और डिफरेंट थी मैंने उनको डिस्कस करने की कोशिश की। सो पिछले लेक्चर में मैंने, अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी जाके देखें कि सबसे पहले जो ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर डेफिनेशंस आती हैं उनकी मैंने बात की थी। उसके बाद हमने ऑर्बिटल स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, वो जितनी सिचुएशंस पेपर में आई हैं वो बात की थी। फिर अभी जो हम बात करने लगे हैं वो है ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ से। सो क्वेश्चन इज एक्सप्लेन why the acceleration of free fall near the Earth's surface is approximately constant. So what is gravitational field strength? You know कि gravitational field strength का फॉर्मूला होता है Gm divided by r square, where m is the mass of the planet, g is universal gravitational constant, and r is the distance from the center of this planet to the observation point जहाँ पे हम g निकाल रहे हैं। So g अगर मैंने सम हाइट पे निकालनी पड़े इस जगह पे, दैट इज एट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस अर्थ, तो क्या एक्सप्रेशन होगा? काइंडली आप अगर इस पे सोच लें तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है और यहाँ पे मुझे g चाहिए। व्हाट इज दिस r? r इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस प्लैनेट। यहाँ पे जो सेंटर आ रहा है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है। सो व्हाट इज g at that point? That will be gm divided by capital R plus h whole square. And we have to explain कि g acceleration of free fall and gravitational field strength are same, एक ही बात है। तो ये बेसिकली अर्थ सरफेस के करीब कांस्टेंट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे ये h जो है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द पॉइंट जहाँ पे हम g देखें। अब देखें डिनोमिनेटर में अगर रेडियस ऑफ अर्थ से इस h को कंपेयर करें तो h इज वेरी वेरी स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ काफ़ी बड़ा नंबर है। तो अगर हम अर्थ सरफेस से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब चंद किलोमीटर, तो फिर h जो है वो r की निस्बतन बहुत कम होगा। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि r प्लस h is approximately equal to r because h is much smaller than this r. So gravitational field strength जो है वो that will be gm divided by r square. So इसलिए हम ये कहेंगे कि अर्थ सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल या ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है कि ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज गिवन बाय दिस फार्मूला। सो हाइट h is much smaller than the radius of earth, so we can say that gravitation field strength or acceleration of free fall is constant. अगला क्वेश्चन है जी, ये भी पास पेपर सिचुएशन है कि ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ को हमने प्लॉट करना है डिस्टेंस r के साथ, कैसे वेरी होता है। आप देख लें ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज
gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि इफ यू विल इंक्रीज आर, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। सो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में गिवन था कि सरफेस ऑफ स्टार पे, उस डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टार पे हम अगर हैं तो सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, वो आर के बराबर होगा। फिर ये बताता चलो कि दिस रिलेशनशिप जी एम बाय आर स्क्वेयर तब वैलिड है जब आप प्लेनेट के सरफेस से अवे किसी भी पॉइंट पे निकालना है। अगर प्लेनेट के इनसाइड निकालना है तो ये रिलेशनशिप वैलिड नहीं है। इनसाइड जो जी की वेरिएशन होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सो किसी भी प्लेनेट के जो सेंटर में जी होगा वो जीरो होगा। एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस ऑफ द प्लेनेट तो जी विल इंक्रीज, उसके बाद जी लीनियरली इंक्रीज करेगा और फिर जी डिक्रीज करेगा। हमें बताया गया है कि जी सरफेस ऑफ आर पे जी की वैल्यू जो है वो जी एस है। तो आगे इसको आपने प्लॉट करके बताना था। अब देखें डिस्टेंस टू आर पे क्या वैल्यू होगी। शाबाश, इसको खुद सोचें कि आर का स्क्वायर है, अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे, अगर रेड सरफेस के ऊपर उसकी वैल्यू 1.0 जीएस है तो 2r पे कितनी होगी। शाबाश, जी एम बाय 2r होल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जी अगर आप डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो उसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी। सो जी अगर जी एस है दैट इज जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, सरफेस के ऊपर उसकी वैल्यू जी एस, और मुझे जी एट 2r निकालना है इस पॉइंट पे, तो मेरे पास इसकी वैल्यू की जी एम डिवाइडेड बाई 2r होल स्क्वायर। तो बच्चों ये होगी जी एम डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर। अब देखिए जी एम बाय आर स्क्वायर इज जी एस, मैं क्या ऐसे इसको लिख सकता हूँ जी एम बाय आर स्क्वायर इज जी एस, सो जी एस डिवाइडेड बाई 4। सो 1/4 हो जाएगी। अगर डिस्टेंस आप डबल कर दोगे तो जी की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। तो इसलिए 1/4 आप करेंगे तो 0.25 होता है। सो इसलिए 1/4 इज 0.25। अब 0.25 कहाँ पे होगी, ये आप देखो बच्चों, ये 0.3 है तो 0.25 समवेयर। डिस्टेंस 3r कर देंगे तो फिर क्या होगा, आप प्लीज बताइए, इस पर जरा सोचिए कि डिस्टेंस अगर 3r होगा तो 1/3r होल स्क्वायर करेंगे तो 1/9 होगी। अब 1 को जब 9 से आप डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा, ये अगर आप इसको देखें तो ये 1 से वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए सॉरी मतलब 0.1 से भी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ कहीं आप प्लॉट करेंगे 4r पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/16 हो जाएगी। तो आप इसकी वैल्यू और फर्दर कम हो जाएगी। तो इसको जब आप प्लॉट करेंगे, सॉरी तो ये आपने एक स्मूथ कर्व इसमें प्लॉट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब दूसरी सिचुएशन है, ऑन द एक्सिस ऑफ फिगर दिस 1.3 sketch the graph to show the variation of gravitational field strength with position between the surface of earth and the surface of moon। अब देखें दो मैसेज हैं, दो मैसेज, एक अर्थ है और एक मून है, उनके बीच में किसी भी पॉइंट पे अगर हम जी की बात करेंगे, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो वो अर्थ एंड मून की वजह से जो नेट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो होगी। तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम ऐड करेंगे वेक्टर्स के तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ग्राफ को जरा देखिए, सरफेस से सरफेस ऑफ अर्थ और सरफेस ऑफ मून के बीच में हमने वेरिएशन देखी है। अब ये सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से दरम्यान में ये पॉइंट और अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की जो डायरेक्शन होती है आपको पता है, टूवर्ड्स दिस मैस होती है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स और ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करते हैं
ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी इस मास की वजह से इसकी तरफ होगी। सो ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मास। तो अर्थ की वजह से होगी बच्चों इस तरफ, दिस इज जी ड्यू टू अर्थ, और मून की तरफ वजह से होगी इस तरफ, इसको जी एम कह देता हूँ, इसको जी एम कहता हूँ। तो नेट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो दोनों का वेक्टर सम होगा। एक अगर राइट साइड पे दूसरा लेफ्ट साइड पे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएंगे। तो दरमियान में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों का ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल हो जाएगा, वहां पे नेट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगी। अब आपने साइन कन्वेंशन जो है वो सेट करनी है कि देखिए अगर आप राइट साइड को प्लस कह रहे हैं, वेक्टर है ना, कि एक का ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ टुवर्ड्स राइट है, दूसरे का टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो वेक्टर में अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन लेफ्ट राइट हो तो एक को प्लस कह देते हैं दूसरे को माइनस, अप डाउन हो एक को प्लस कह देते हैं दूसरे को माइनस। सो आपने अपनी साइन कन्वेंशन सेट करनी है। अगर राइट साइड को आप प्लस कह रहे हो तो ऑब्वियसली फिर लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे। सो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास ड्यू टू अर्थ जो होगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इसको हम फिर कहेंगे माइनस, और इसकी सरफेस के करीब जो है वो ज़्यादा होगी। बाकी जैसे जैसे आप बच्चे दूर जाएंगे तो ये, एक सेकेंड इसको मैं रब कर लेता हूँ। सो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ की वजह से वो इस तरह, because you should know कि gravitation field strength is proportional to, inversely proportional to, or it follows inverse square law. As you move away from the surface of the planet, gravitation field strength decreases. और बच्चों अब जो मून की वजह से होगी वो टुवर्ड्स आपके पास है राइट डायरेक्शन, और राइट को आपने क्या कहा है प्लस का होगा, तो इसलिए मून की सरफेस पे अर्थ की सरफेस से मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एंड इट विल गो इन दिस, ठीक हो गया। सरफेस में मैक्सिमम एज यू मूव अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून जी विल डिक्रीज एंड जी इज टुवर्ड्स राइट, इसलिए इस साइन कन्वेंशन के तहत इसको मैंने माइनस प्लस शो किया। और जो अर्थ की वजह से होगी, एक सेकंड इसको जरा स्मूथ लाइन कर लेता हूँ। तो ये बच्चों इस तरह होगी, ये है दिस इज ड्यू टू अर्थ। अब नेट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पे बेटा कैसे प्लॉट करेंगे, ये इन दोनों का वेक्टर सम होगा। देखिए अगर मैं इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट, देखिए जो मून की वजह से है वो पॉजिटिव है और अर्थ की वजह से नेगेटिव है। इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे -1 और -10 को, सॉरी +1 और -10 को ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा -9। इन दोनों का सम कहीं इधर होगा। फिर बच्चों इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें इतनी पॉजिटिव वैल्यू है और ये इतनी नेगेटिव वैल्यू है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे 3 पॉइंट होगा। इसी तरीके से अगर आप इस जगह पे देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव ये और ये नेगेटिव इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे नेट 0 होगा। उसके बाद फिर नेट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए होगा। सो नेट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ आपको प्लॉट करनी थी और इसका ग्राफ जो है वो इस तरह, दिस इज नेट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। तो आपने, ये मैंने आपको समझाने के लिए दोनों प्लॉट किए, ये भी और ये भी। आपने सिर्फ एग्जाम में ये आपने प्लॉट करके आना। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे नेट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ 0 है। इससे पहले नेट ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ हमारी साइन कन्वेंशन के मुताबिक इस पॉइंट से पहले पहले है, तो नेट इस तरफ है, देखिए नेट माइनस में।
इसके बाद नेट जो है वो इस तरफ हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये लाइन ड्रॉ करके आनी है, ये ड्यू टू मून, ये ड्यू टू अर्थ, और ये नेट ग्रेविटेशन सिस्टम। अगर आप साइन कन्वेंशन अपोजिट भी कर लेते, राइट को आप प्लस कह देते, सॉरी लेफ्ट को, और राइट को माइनस कह देते, तो फिर भी क्या होता, फिर इसकी शेप आप सोचें क्या इसमें फ़र्क पड़ेगा, और क्या वो पॉइंट जहाँ पे नेट ज़ीरो हो रहा था उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या वो लेफ्ट राइट होगा या नहीं होगा, और नेट शेप कैसी होगी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी के, और साथ इस क्वेश्चन में बताता जाऊं कि स्फीयर के अंदर फॉर एग्जांपल ये कोई भी प्लेनेट है जिसका लेट्स से ये साइड, तो इसकी सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा, और आगे ये इस तरह वो होगा, लेकिन इनसाइड द सरफेस ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो लीनियरली वेरी करता है। यहाँ से आगे जाओगे जी डिक्रीज होगा, और जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ इन इधर अंदर इसकी सरफेस तक है तो जी इज प्रोपोर्शनल टू आर। ये मेरे थी जो लेक्चर ग्रेविटेशनल फील्ड पे वैसे लेक्चर दिए हुए हैं, उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं, लेकिन हमने अभी पास पेपर सिचुएशन की बात करी। सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस सिचुएशन। A spherical planet has mass m and radius r. The planet may be assumed to be an isolated in space and have its mass concentrated at its center. The planet spins its axis with angular speed omega as illustrated in the figure. फिगर में आप देख लें कि जी ये प्लैनेट है जिसका मैस m है, ये इक्वेटर ऑफ द प्लैनेट है, एंड ये अपने इस एक्सिस के गिर्द रोटेट हो रहा है, जैसे अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। सो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अर्थ रोटेट्स इन दिस वे, और अपना रोटेशन जो है अपने एक्सिस के गिर्द 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। सो ये जो है यहाँ पे इसका इक्वेटर है, और ये जो है इसका पोल ऑफ द प्लैनेट है। A small object of mass m rests on the equator of the planet. यहाँ पे small mass m पर है। The surface of the planet exerts a normal reaction force on mass m. अभी बताता हूँ किस डायरेक्शन में होगी। State formula in terms of m, small m, capital R, and omega for gravitational force between the planet and the object. अच्छा जी, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मैस m है, ये प्लैनेट है जिसका मैस कैपिटल M है। तो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको ये बात क्लियर है कि जी एवरी टू मैसेज अट्रैक्ट ईच अदर, और उसकी फोर्स का क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बच्चों एक मैस ये है और दूसरा मैस ये प्लैनेट है जिसका मैस कैपिटल M है। इनके बीच में डिस्टेंस, इनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है बच्चों। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो पार्ट फर्स्ट है इसका क्या आंसर आप लिखेंगे, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स इज g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये इस पार्ट का आंसर आ गया, ठीक हो गया जी। दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द स्मॉल मैस। अब पहले तो ये सोचेंगे जी स्मॉल मैस सर्कुलर मोशन में है या नहीं, ये कैसे सर्कुलर मोशन में। देखिए अगर ये मैस ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसके ऊपर कोई भी मैस होगा वो सर्कल के ऊपर सर्कुलर मोशन के अंदर होगा। जैसे हम अर्थ की सरफेस में, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, सो वी ऑल आर इन सर्कुलर मोशन,
और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अस। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या एक्सप्रेशन होगा, ये सेकंड पार्ट को यहाँ लिख रहा हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स इज m r ओमेगा स्क्वायर। हमने ओमेगा की फॉर्म में रिलेशनशिप लिखना है, इन वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है, लीनियर स्पीड की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो दूसरा फार्मूला होता है mv स्क्वायर ओवर r होता है, लेकिन यहाँ पे हमने ओमेगा की फॉर्म में लिखना है mr ओमेगा स्क्वायर एंड r इज द रेडियस ऑफ दिस mass ऑर्बिट। उसके बाद है जी द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लैनेट ऑन द mass। शाबाश, इस पे अगर आप सोचें थोड़ा पहले कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, वीडियो को स्टॉप करें और अपना खुद आंसर ढूंढने की कोशिश करें। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, जो इस में स्मॉल एम पे इस प्लैनेट की वजह से लग रही है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो इधर है। इसको मैं n से शो कर देता हूँ ताकि इस r के साथ कंफ्यूज ना हो। और ग्रेविटेशन फोर्स का बच्चों रिलेशन डायरेक्शन क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में होगी। तो चूंकि ये स्मॉल m सर्कुलर मोशन में भी है और सर्कुलर मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमने पढ़ा था कि नेट फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। सो दिस मीन कि ग्रेविटेशन फोर्स must be greater than this normal contact force so that the net force is towards the center. So net force क्या होगा, that is gravitational force Fg minus n, that net force is equal to the centripetal force that is equal to mr omega square. So हमने n को सब्जेक्ट बनाना है बच्चों, तो ये होगा, इसको भी Fg की वैल्यू भी डाल दें, gm स्मॉल m by r square, इस एम आर ओमेगा स्क्वायर को इधर लें, एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एन। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये भी 1 नंबर का है। अब देखें अगला सवाल आपसे ये पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द mass विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑन द एट द इक्वेटर एंड एट द पोल। दिस इज इक्वेटर और यहाँ पे ये पोल, इनमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में फर्क क्यों होगा। शाबाश, देखो बच्चों, अगर लेट्स से मैं मैस को यहाँ रख लेता हूँ तो इसका रोटेशन जो होगा इस मैस के, इसका रोटेशन ऐसे होगा, बिकॉज हम अगर कोई मैस यहाँ पे है तो जैसे ये रोटेट कर रहे हैं तो इसका एक्सिस, इसका जो रेडियस या पाथ बनेगा वो ये बनेगा। जो पोल के ऊपर है, सॉरी इक्वेटर पे है, तो उसका रेडियस ज़्यादा होगा, इसका रेडियस छोटा होता जाएगा। एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, तो ये रेडियस छोटा होता जाएगा। ठीक है, अब अगर रेडियस छोटा हो रहा है, इस टर्म पे गौर करें, ग्रेविटेशन फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप इसमें इसको इक्वेटर पे रख रहे हैं या पोल पे रख रहे हैं। ग्रेविटेशन फोर्स, अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अर्थ, ये प्लेनेट एक स्फेरिकल फॉर्म में, उसने ऑलरेडी कह दिया, तो इसकी सरफेस के ऊपर स्मॉल मैस को कहीं पे भी रख लें, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी सेम, बिकॉज जो रेडियस फ्रॉम सेंटर है वो कांस्टेंट ही होगा, वो इधर भी यही रेडियस है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी सेम। इस टर्म में फर्क आता जाएगा, वजह इसमें ओमेगा सेम है। इस प्लेनेट के ऊपर किसी भी जगह इस मैस को रखते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड इस मैस की वही होगी जो इस प्लेनेट की एंगुलर स्पीड है। मसलन अर्थ के किसी भी पॉइंट पे हम बात करें तो एंगुलर स्पीड हर पॉइंट की सेम ही है, और वो हम निकाल सकते हैं कि 24 आवर्स टाइम पीरियड है, वहाँ से एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं। सो दिस टर्म इज चेंजिंग। इसमें क्या चेंज हो रहा है, आर चेंज हो रहा है। यहाँ पे आर डिफरेंट है, यहाँ पे आर डिफरेंट है। थोड़ा और ऊपर जाएंगे या यहाँ पे नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये देख लें इसका आर ये हो जाएगा। सो रेडियस ऑफ द रोटेशन, वो एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, दिस आर इंक्रीजेस। सो आर
सॉरी आर डिक्रीजेस, तो जिसकी वजह से एन क्या होता जाएगा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर, तो सेम है, दिस इज सेम फॉर everywhere on the surface of this planet, but this will decrease as you move mass m from equator to pole। तो जब ये टर्म क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, तो एन ओवरऑल इंक्रीज होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे कम होगा और पोल के ऊपर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ये बात आपको समझ आएगी, ये इस क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बताया। The radius of the planet is this. It completes one revolution in this. So you know that the time to complete one revolution is time period. So time period is 8.6 times 10 to the power 4 second. And radius ये given. पूछ क्या रहा है? Calculate the magnitude of centripetal acceleration on the equator and on the pole. अब देखो बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और इन टर्म्स ऑफ ओमेगा इज r ओमेगा स्क्वायर। सो ऑब्वियसली आपके जहन में एक आना चाहिए कि हमें ओमेगा की फॉर्म में रिलेशनशिप डालना है, और ओमेगा की फॉर्म में कैसे ख्याल आएगा? आपको टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो टाइम पीरियड से आप ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा इज 2π/t। तो इस टाइम पीरियड को ऑलरेडी इन सेकंड में यहाँ पुट कर लेंगे, तो यू विल गेट ओमेगा। ओमेगा रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। सो यू नो ओमेगा एंड यू नो दिस आर। आपको पता है इक्वेटर के ऊपर आर की वैल्यू यही होगी। सो इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो दैट इज 6.4 टाइम्स 10 to the power 6 टाइम दिस इज आर, एंड ओमेगा स्क्वायर इज 2π/this t, 8.6 times 10 power 4 स्क्वायर। और इसको राउंड ऑफ कितने सिग्निफिकेंट में करना है? देखें, ये 2 सिग्निफिकेंट में, ये भी 2 सिग्निफिकेंट में, और रूल होता है पेपर 4 में कि जो गिवन डाटा के लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं। अब पोल के ऊपर क्या होगा बच्चों? पोल के ऊपर r0 हो जाएगा। जब आप पोल पे जाएंगे तो r विल बिकम 0। ये यहाँ पे रेडियस, अगर मैथ यहाँ पे रखते हैं तो रेडियस ये होगा, मैथ यहाँ पे रखते हैं तो रेडियस कुछ कम हो जाएगा। सो as you move away from the equator to pole, so r will decrease and r will become 0 at pole। जब r pole पे 0 हो जाएगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन will become 0। अगला सवाल है जी, सजेस्ट 2 फैक्टर्स दैट could in case of real planet cause the variation in acceleration of free fall at its surface। अब रियल प्लैनेट में और इस प्लैनेट में क्या फर्क होगा? रियल प्लैनेट जो है वो प्रॉपर स्फेरिकल फॉर्म में नहीं होता। जैसे अर्थ को आप देख लें, अर्थ को हम कैलकुलेशन में हम प्रॉपर स्फेरिकल फॉर्म में लेके चलते हैं, लेकिन एक्चुअल अर्थ स्फेरिकल फॉर्म में नहीं होता। उसका साइज इक्वेटर पे उसका रेडियस कुछ डिफरेंट होता है, ज़्यादा होता है, और पोल पे रेडियस कम होता है। अब आप देखें कि जी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी ऑन द सरफेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर ये स्फेरिकल प्रॉपर स्फेरिकल फॉर्म में है तो इसका हर जगह पे रेडियस सेम होगा। अगर लेकिन रियल प्लैनेट में क्या होता है, वो कुछ इस तरह का होता है, उसका रेडियस इक्वेटर पे ज़्यादा होता है और पोल पे कम होता है। तो जब रेडियस में फ़र्क आएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस कम होगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो जी की वैल्यू सरफेस पे चेंज होती जाएगी। सो रेडियस इज़ नॉट सेम, ये एक वजह आप लिखेंगे। दूसरी वजह लिखेंगे कि इस फार्मूले की डेरिवेशन में हमने ये एज्यूम किया था
कि डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट इज कांस्टेंट, लेकिन रियल प्लेनेट की डेंसिटी हर जगह सेम नहीं होती। उसके इनसाइड किसी जगह पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, किसी जगह पे कम होगी। सो इसलिए उसकी सरफेस के ऊपर जो है वो जी की वेरिएशन जो है वो डेंसिटी की वजह से भी चेंज होगा, और दूसरा जो है उसका रेडियस सेंटर से जो डिस्टेंस है ऑफ द सरफेस वो डिफरेंट है इन केस ऑफ रियल प्लेनेट। इक्वेटर पे वो ज़्यादा, पोल पे कम, इसलिए जो है इक्वेटर पे जी की वैल्यू कुछ और होगी, पोल पे जी की वैल्यू कुछ और होगी। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आई होगी। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अगले लेक्चर में हम फिर बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के क्वेश्चन हम करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैसे प्लॉट करेंगे उसकी बात करेंगे, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इस तरह की सिचुएशन नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।